काफ़ी सारे बच्चे इसी टेंशन में हैं कि क्लास 10 स्टार्ट तो हो गई है लेकिन हमसे मैनेज नहीं हो पा रही। क्लास 9th तो हमने जैसे तैसे अपनी निकाल दी, लेकिन क्लास 10th के लिए हमें सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस या फिर सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। जुलाई भी खत्म होने को आ गया लेकिन हम अभी तक इसी असमंजस में फंसे हुए हैं कि कहां से स्टार्ट करें और कहां तक लेकर उसको जाएं। तो आपके सभी सवालों का जवाब लेकर रियल मैम आ गई हैं एक बार फिर आप सभी के सामने, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10th को आप किस तरीके से स्मूथली मैनेज कर सकते हैं विद ऑल योर सब्जेक्ट्स। अगर मैं बात करूं एसएसटी की, अगर मैं बात करूं साइंस की, अगर मैं बात करूं मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की या आपके कंप्यूटर्स की, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप मैनेज कर पाओगे अगर आपके पास एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ एक राइट विजन होगा। तो वेलकम टू द क्लास एवरीबॉडी, दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, वेलकमिंग ईच एंड एवरीवन आउट देयर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की मजेदार धमाकेदार strategic class. So make one thing very clear, if you are new to the channel, do not forget to subscribe to it because this can become just a one-stop solution if you are a candidate of class 9th or class 10th. चलिए फिर इसी के साथ let's begin it up. तो सबसे पहले बच्चा लोग हमारे पास 3 अलग-अलग फैक्टर्स हैं। इन 3 अलग-अलग फैक्टर्स को आपको समझने की देरी है। अगर आपने ये 3 अलग-अलग फैक्टर्स जो कि क्या लिखे हुए हैं मेरे पीछे, ट्रुथ, इंपॉर्टेंस एंड अरेंजमेंट, अगर आपने ये 3 फैक्टर्स अच्छी तरीके से समझ लिए और अपना लिए तो फिर आपकी जो क्लास 10th की समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी। काफ़ी सारे बच्चे इसी प्रॉब्लम में हैं अभी कि अभी देखो जुलाई खत्म होने को आ गया, अगस्त स्टार्ट हो गया, हाफ ईयरली इज राइट ऑन द वे, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। मैथ्स में 6 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, साइंस में लाइफ प्रोसेस समझ नहीं आ रहा, सोशल में नेशनलिज्म भी चला गया, तो अब क्या किया जाए। सबसे पहले आपको एक अपना ट्रुथ डिसाइड करना है। मैम ट्रुथ कैसा सच? आपको अपने आप को सच से रूबरू कराना है कि आप कितने पानी में हैं। बिल्कुल सही सुना आप सभी लोगों ने। इफ यू आर अ कैंडिडेट जो अभी अपना नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को सच दिखाना होगा, अपने आप को आईना दिखाना होगा। आपको अपने आप से ये पूछना होगा कि कितनी चीजें हैं जो आपको, कितने टॉपिक्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं आपको जो आपको ऑलरेडी आते हैं, जो आपको नहीं आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पतली सी कॉपी लीजिए, 10 रुपीज़ की मार्केट में मिल जाएगी, क्लासमेट की आती है। पतली सी कॉपी लीजिए, टेस्ट कॉपी, ठीक है। उस पतली सी कॉपी में नब सारे अपने एक पेज डेडिकेट कर लीजिए एक सब्जेक्ट को। फॉर एन एग्जाम्पल मैथ्स के सारे चैप्टर्स आपने लिख लिए 14 के 14। नेक्स्ट साइंस के सारे चैप्टर्स, एसएसटी के सारे चैप्टर्स, सेम इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, बाकी के सारे चैप्टर्स सब्जेक्ट्स के लिए आपको ऐसा उसी पतली सी कॉपी में ये काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉपी खरीदिए 10 रुपए वाली, उस पर सारे सब्जेक्ट्स लिखिए। उन सारे सब्जेक्ट्स में जितने भी चैप्टर्स आते हैं आपको उनको लिखना है। नाउ टू बी ऑनेस्ट, जस्ट कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट और आप अपने दिल से पूछो कि आपको एक्चुअली में कितने चैप्टर्स आते हैं। कुछ बच्चे होंगे जिनको कुछ 4 चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स, 3 चैप्टर, आधा चैप्टर आता होगा और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्हें एक भी चैप्टर अच्छे से नहीं आता होगा। बस यही सच है जो आपको अपने आप से बोलना है। अगर आपको लगता है कि आपको रियल नंबर्स नहीं आता जो कि पहला चैप्टर है आपकी किताब का, तो बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथ टू योरसेल्फ, बी ट्रू टू योरसेल्फ बच्चों। क्योंकि अगर आपको रियल नंबर्स नहीं आता और अगर आप ये सोचते हुए चल रहे हो और कि मेरे को रियल नंबर्स तो आता है, मैं तो एंड में कर लूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। आपको अपने बैकलॉग्स को रिमेंबर करना होगा, आपके बैकलॉग्स को आपको लिस्ट आउट करना होगा। एक बार आपने अपने सारे के सारे बैकलॉग्स को लिस्ट आउट कर लिया, फिर उसके बाद यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या गलतियां हैं, क्या बैकलॉग्स आपके पास इकट्ठे होते जा रहे हैं पीछे हर सब्जेक्ट के, और आप सोच रहे हो कि यार रिवीजन तो कर लूंगा या कर लूंगी, प्रिपरेशन तो होती रहेगी, मेरे को नेक्स्ट चैप्टर तो करना है, लेकिन इन सब के साथ साथ आपको ये जरूर पता होना चाहिए बच्चों कि कितने बैकलॉग्स आपके पास ऑलरेडी हैं, कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको नहीं आते। तो इसमें आपको अपने सारे बैकलॉग्स की एक लिस्ट बनानी है एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बैकलॉग्स। आपको अपने सारे के सारे बैकलॉग्स पे वर्क करना है। और कैसी लिस्ट बनानी है, सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बनानी है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, कैसी लिस्ट बनानी है, सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बनानी है। ठीक है, हो गया कहानी। चलिए अब दूसरी चीज आती है बच्चों, इंपॉर्टेंस। किस चीज की इंपॉर्टेंस मैम? आपको अपने आप को ये चीज समझानी पड़ेगी
कि क्लास 10th जो है वो इम्पोर्टेंट क्लास है। आप अपनी लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th में। अब देखो एक और रियलिटी चेक करवा देती हूँ मैं आपको। क्लास 10th इज ईजियर देन क्लास 9th, ये बिल्कुल सच बात है। क्लास 10th का सिलेबस लिमिटेड है, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है जितना आपने प्रेशर ले रखा है। द सिलेबस इज़ वेरी छोटा सा कॉन्क्रीट सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस है। एनसीईआरटी को घोल के पी जाना है, एक रेफरेंस बुक पर आपको ध्यान देना है एंड यू विल गोना क्रैक इट। आप बहुत अच्छी तरीके से उसको कर लोगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आउट करनी है और उन सारे सब्जेक्ट्स में से आपको अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगता है कि शायद इस टॉपिक पर मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, शायद इस टॉपिक पर मेरे को थोड़ा ज़्यादा वर्क करना है, अगर मैंने ज़्यादा वर्क कर लिया तो आई कैन कंकर दिस टॉपिक वेरी इजीली, तो आपको उसका लिस्ट आउट करना है। सिलेबस जो है दैट इज नॉट दैट मच, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है कि आप परेशान हो और आप सोचो कि यार पता नहीं क्या है सिलेबस, कैसे होगा, कितना होगा, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड? इतना ध्यान में रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द अरेंजमेंट। अब आपके पास सारी चीज़ें ऑन पेपर हैं, सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स, कितने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, कितने वीक टॉपिक्स हैं, कितने टॉपिक्स आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब उन सबको क्या करना है, उन सबको अरेंज करना है। आपको किस तरीके से अरेंज करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है कि ये टॉपिक्स हैं जो मेरे को नहीं आते, या फिर इंपॉर्टेंट की लिस्ट बना ली, एक लिस्ट बना ली अपने वीक टॉपिक्स की, एक लिस्ट बना ली अपने बैकलॉग्स की। अब इन तीनों को ऐसे अरेंज करो, ऐसे कंपेयर करो कि आपके पास सोल्यूशन तुरंत हो जाए। आप उन सारे जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको उठाओ और उन पे वर्क करना स्टार्ट करो। द रियलिटी इज क्लास 10th इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू गाइस कंसिडर। सिलेबस इज वेरी लिमिटेड, इतना हाई सिलेबस नहीं है। कोई यूपीएससी की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं जिसका सिलेबस इज नॉट डिफाइंड, हमें पता ही नहीं है सिलेबस कहाँ पर स्टार्ट है कहाँ पर एंड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको इस रियलिटी चेक पर ध्यान देना है। लेकिन हाँ, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम है, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट लाइफ टाइम काम आने वाली है। हर जगह आपसे 10th और 12th की मार्कशीट मांगी जाती है। तो ये दोनों मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आप इन दोनों मार्कशीट में कभी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, राइट? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। अभी हम समझ गए, तीनों मैंने बेसिक पॉइंट्स बता दिए, ट्रुथ, इंपॉर्टेंस, एक्सेप्टेंस, ये तीनों अरेंजमेंट। इन तीनों चीज़ों पर काम करने के बाद अब हमें पढ़ाई किस डायरेक्शन में स्टार्ट करनी है, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करके हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आती है हमारी, क्या आती है? एनसीईआरटी आती है। साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, आइदर इट इज अ थ्योरी और इट इज प्रैक्टिस। आपको दोनों पर इक्वली ध्यान देना है। अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो जैसे कि आपके पास आ गई आपकी सोशल साइंस, बायो, इंग्लिश, और अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो बेसिकली हमारे पास दो सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स एंड फिजिक्स। अभी मैं मेजर सब्जेक्ट्स को कंसिडर करके चल रही हूँ, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ना है बच्चों, एकदम लाइन बाय लाइन उसको घोट के पी जाओ। अगर आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो स्टार्ट अंडरलाइनिंग इट, स्टार्ट हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप सोशल साइंस का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो और आपको लगता है ये डेट तो शायद कहीं पर पूछी जा सकती है, शायद ये इंसिडेंस तो इंपॉर्टेंट है, तो शायद पर मत छोड़ो, स्टार्ट हाईलाइटिंग दैट अप कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज that particular chapter you will just see your vision will be right there। आपकी नजर उस अंडरलाइन पर पहुंच जाएगी, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पहुंच जाएगी जो आपने लिखी थी। और एक और चीज बच्चों, जो आपने पतली सी कॉपी खरीदी थी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको खरीदवाई थी, उस पतली सी कॉपी में आप जो भी चीज अंडरलाइन कर रहे हो, इफ इट इज पॉसिबल स्टार्ट राइटिंग दैट एज वेल, मेकिंग द बुलेट्स। बुलेट्स में उन पॉइंट्स को जो आप अंडरलाइन कर रहे हो, साइंस में आप लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हो,
साइंस में आप ह्यूमन आई पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर लेकर चल लेते हैं, उस चैप्टर को पढ़ लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको लगता है एनसीईआरटी में ये लाइन मैंने अंडरलाइन करी है तो शायद इंपॉर्टेंट होगी, तो उस अंडरलाइन लाइन को अपनी उस नोटबुक में लिख लो, मेकिंग द नोट, स्टार मार्किंग कर कर उसको लिख लो कॉपी में, बिकॉज यू नेवर नो कब वो चीज आपके काम आ जाए। कभी कभी क्या होता है, हम जब थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, सेकेंड टाइम बुक को रीड करते हैं ना, तो कभी कभी हमसे जो अंडरलाइन चीजें हैं वो भी इरेज हो जाती है, मतलब दिमाग से स्किप हो जाती है, और काफी बच्चे तो पूरी किताब को ही अंडरलाइन कर लेते हैं। ये भी आपको नहीं करना है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आपको अंडरलाइन करना है। और मैथ्स में तो एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ, जितने सम्स हैं, जितने एग्जांपल्स हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। द नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर एनसीईआरटी यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दी हेल्प सोर्स। अब ये हेल्प सोर्स क्या हो सकता है? दिस हेल्प सोर्स कैन बी योर exemplar. This help source can be any extra book. This help source can be the PYQs. This help source can be the mock test. कुछ भी हो सकता है। अगर आपने एनसीईआरटी के सिवा कोई भी और किताब, पेपर्स, हेल्प बुक खरीदी हुई है तो एनसीईआरटी एक बार सॉल्व कर ली। अब एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको उस हेल्प बुक में, प्रैक्टिस बुक में, एग्जाम्पलर में, पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे। तो अब आपको क्या करनी है, सबसे पहले तो एनसीईआरटी करो, फिर एनसीईआरटी से फॉर एन एग्जाम्पल आपने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रिलेटेड आपने सारे सम सॉल्व कर लिए जो आपके एनसीईआरटी में गिवन थे, बट डू यू थिंक कि आई थिंक ये टॉपिक मुझे एनसीईआरटी से अच्छे से समझ में आ गया है, देन यू कैन मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फ्रॉम हेल्प बुक। अब आप उस हेल्प बुक में से ढूंढोगे क्वेश्चंस कि क्या क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेबल है, और अगर है तो स्टार्ट डूइंग दैट। अब आप उन क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट कीजिए, दैट विल गोइंग टू बी हेल्पफुल अ लॉट। अंडरस्टूड? चलिए, द नेक्स्ट स्टेप इज एवरीबॉडी Q&A। अगेन सेम चीज है, हेल्प बुक में से आपको क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। आप लाइट पढ़ रहे हो, आप ह्यूमन आई पढ़ रहे हो, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आप अच्छे से क्वेश्चन एंड आंसर्स लगा रहे हैं, बिकॉज दैट इज लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? द नेक्स्ट वन इज रिवीजन का। देखो, रिवीजन जो वर्ड है ना बच्चों, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, रिवीजन, आपका विजन किस डायरेक्शन में है। If that your vision is in the right direction, then you are doing the right revision. But if your vision is not in the right direction, that means you are doing the wrong revision. तो after doing everything आपको revision करना है, और revision के बाद वापस से you have to go to your NCERT. NCERT के बाद आप help book लेंगे, help book की help लेकर आप question answers attend करेंगे, then revision, and this cycle will go and go and go and continuously, and you will be having a good practice. These tips, whatever I have told you in this video, ये सारे पॉइंट्स अगर आपने अपनाए तो आप अपनी क्लास 10th को इजीली मैनेज कर पाओगे। इट्स ऑलरेडी 6 महीने साल के निकल चुके हैं। नाउ यू हैव टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो। हाफ ईयरलीज आर राइट ऑन द वे, देखते देखते सितंबर आ जाएगा और हाफ ईयरलीज आपके सर के ऊपर, तो उनको हावी नहीं होने देना है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, इतना सिलेबस नहीं है जितना आप लोगों ने खुद को और अपने आसपास वाले लोगों को डरा रखा है। सिलेबस इज वेरी लिमिटेड। जस्ट द थिंग यू हैव टू टेक केयर इज यू आर प्रैक्टिसिंग, यू आर मैनेजिंग, यू आर रिवाइजिंग, यू आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग इन द राइट विजन, इन द राइट डायरेक्शन, दैट विल गोना हेल्प यू अप। तो आई होप दिस वीडियो विल गोना हेल्प यू अप। प्रियल मैम मिलेंगी आपको एक और नए अमेजिंग मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। सी या, बाय।